हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज हमारा ईवीएस में लेसन 10 है, जिसमें हम सौरमंडल एवं पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन: पैडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूगर्भ शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो सेल और भूपर्टी पाई जाती है उनका अध्ययन हम भूगर्भ शास्त्र में, तथा पैडोलॉजी में हम मृदा का अध्ययन करते हैं। अगर भूगोल का पूछा जाए तो भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बता दें, जॉर्ज लेमेटेयर नामक साइंटिस्ट जो है वो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जॉर्ज लेमेटेयर। बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम बिग बैंग सिद्धांत रखा गया है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले, जिसे हम अग्निपिंड के नाम से जानते हैं, उसमें विस्फोट हुआ था, जिसके कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज लेमेटेयर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है। वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, चतुर्भुजाकार और सर्पिल। तो आपको बता दें, जो हमारी आकाशगंगा जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम दुग्ध मेखला कहते हैं और इसे इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसका जो आकृति है वो सर्पिल आकार का है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सर्पिल। अगला है, सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस, सूर्य, ध्रुव, ये सभी। तो आपको बता दें, इसमें से जो सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा है वो ध्रुव तारा माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नहीं, सॉरी, साइरस तारा। साइरस तारा जो होता है यह सबसे चमकीला तारा माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साइरस तारा को ही हम स्टार डॉग यानी कि डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉग स्टार के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है, तो साइरस तारा ही डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें ध्रुव तारा की, तो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, यानी कि वो हमेशा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर, हमेशा आप जब भी देखेंगे वो एक ही स्थान पर दिखाई देगा। प्राचीन काल में लोग इसके बारे में, इसको ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का ज्ञात करते थे। अगर उन्हें दिशा का पता लगाना होता था तो वो देख लेते थे कि ध्रुव तारा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा दिखाई देता, तो वो दिशा का ज्ञात कर लेते थे। और इसका जो सर्वाधिक चमकीला तारा है, इसका आंसर है साइरस तारा। अगला है, सूर्य एक है तारा, ग्रह, आकाशपिंड, उल्कापिंड। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि सूर्य एक क्या है, तारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। खगोलीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं। देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई असत्य नहीं है। तीनों ही बातें इसमें सही कही गई हैं कि खगोलीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहा जाता है, देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है, और प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारा की सहायता से ही दिशा का निर्धारण करते थे। तीनों ही यह सही बात है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, इसके धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, या सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, या पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सत्य है। तो हम आपको बता दें, इसमें जो सत्य है वह है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 इसमें सत्य है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि यह सूर्य जो है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, तो यह गलत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, प्रकाश वर्ग या पारसेक। तो इसका सही जवाब है पारसेक। पारसेक जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। वहीं पर अगर हम बात करें, एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है जिसमें हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापते हैं, वो उसमें उससे अगर हम एक पारसेक नापे तो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और पारसेक जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश कितना, मतलब प्रकाश की चाल क्या है, तो सूर्य प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रहों में से अलग ग्रह कौन सा है। तो आपको यहाँ पर ग्रह दिए हुए हैं 4,
बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। इसमें से पूछा है कि सबसे अलग ग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब है शनि। शनि इनमें से सबसे अलग ग्रह है, क्योंकि शनि जो है वो बाह्य ग्रह है। बाकी बुध, शुक्र और पृथ्वी या अंतरिक्ष ग्रहों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 5, 6, 8 और 9। तो इसका सही जवाब है हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, और इनका क्रम भी यही है। क्या है क्रम इनका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। पहले यम भी ग्रहों की श्रेणी में आता था, लेकिन अब उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं चंद्रमा, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह। तो इसका सही जवाब है चंद्रमा। जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें चंद्रमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण ब्रह्मांड से हमारा पृथ्वी बिल्कुल नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं लघु सौर तंत्र बृहस्पति को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, और बाह्यतम ग्रह जो है वो वरुण को कहा जाता है। वरुण सबसे बाह्यतम ग्रह है और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नीला ग्रह पृथ्वी, लघु सौर तंत्र बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल और बाह्यतम ग्रह जो है वो वरुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? बुध, वरुण, पृथ्वी और शुक्र। तो इसका सही जवाब है बुध। बुध का जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम है। कितना है बुध का परिक्रमण काल? 88 दिन है, यानी 88 डेज बुध का परिक्रमण काल है। वहीं अगर वरुण का पूछा जाए तो 164 दिन है, और पृथ्वी का 365 या 366 आप सबको पता ही है, और शुक्र का 255 दिन है परिक्रमण काल। तो सबसे कम किसका है? बुध का। सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का। कितने दिन? 88 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। या ग्रह पीले तारे की तरह दिखाई देता है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो आपसे बताया गया कि यह किस ग्रह के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? शुक्र, पृथ्वी, शनि, वरुण। कौन से ग्रह की बात की जा रही है कि वह पीले ग्रह की तरह दिखाई देता है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो होता है यह पीले तारे की तरह दिखाई देता है, और इसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से भी कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो 62 यानी कि 62 उपग्रह शनि ग्रह के पास है। वहीं अगर बृहस्पति से पूछा जाए तो 67 उपग्रह है, और वरुण के पास 14 उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण, वरुण, मंगल और बुध। तो इसका सही जवाब है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है इसके 27 उपग्रह हैं, और यह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, और अरुण ग्रह के जो घूर्णन करने की गति होती है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अगला प्रश्न है, सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी या वरुण। तो इसका सही जवाब है मंगल। मंगल ग्रह जो है सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह है। अगला प्रश्न है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है पर यह बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए जब अध्यापक ने बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, तो बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बुध की सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अध्यापक ने शुक्र के सबसे ज़्यादा गर्म होने का क्या कारण बताया? यानी कि आपने पढ़ा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, लेकिन टीचर ने बताया कि जो शुक्र ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो बच्चों के मन में डाउट हुआ कि बुध जब सूर्य के सबसे नज़दीक है तो बुध जो है वो गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन बुध गर्म ग्रह ना होकर शुक्र ग्रह गर्म है। तो क्यों है ऐसा? क्यों है? क्योंकि शुक्र जो है उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए शुक्र सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भागनी यानी कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे पृथ्वी का ट्विंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का घूर्णन दक्षिणावर्त है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, अरुण या मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण का जो घूर्णन है वो दक्षिणावर्त है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनमेड किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, शनि, अरुण या बृहस्पति। तो यहाँ पे गैनमेड नामक उपग्रह के बारे में पूछा है कि जो गैनमेड है यह सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का, तो यह किसका उपग्रह है? तो ये जो उपग्रह है यह बृहस्पति का उपग्रह है। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि गैनमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस तरह गैनमेड बृहस्पति का उपग्रह है, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि डिमोस किसका उपग्रह है, तो डिमोस आपको बता दें मंगल ग्रह का उपग्रह है, और यह सबसे छोटा उपग्रह है। अगला है, सिरीस, सिरॉन, जेना और यम या क्या है? धूमकेतु, बौने ग्रह, उल्कापिंड या तारामंडल। तो आपको बता दें अभी इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सिरीस, सिरॉन, जेना और यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी एवं बृहस्पति एवं शनि की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन ए कि आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 96, 86, 76 या 66? तो इसका सही जवाब है जो हेली पुच्छल तारा है वो 76 साल बाद दिखाई देता है। 1986 में इसे पहली बार देखा गया था और यह हर 76 साल बाद एक बार दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उल्कास्म, उल्कापिंड, नक्षत्रमंडल या अवांतर ग्रह? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड। वे मतलब पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। या कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता है, या गर्मियों में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, या 7 तारों का समूह। मतलब इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है? सप्तर्षि, शिकारी, ध्रुव मत्स्य या हाइड्रा? किसके बारे में बात किया? तो आपको यहाँ नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि 7 तारों का समूह, तो सप्तर्षि के बारे में बात किया जा रहा है। सप्तर्षि या एक कलछी एवं प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता है, या गर्मियों में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, और यह 7 तारों का एक समूह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दो पूर्णिमाओं के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 7, 14, 15 और 30? तो इसका सही जवाब है लगभग 30 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, यानी 2 पूर्णिमाओं के बीच लगभग 30 दिन का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, क्योंकि? तो आपको बता दें, पृथ्वी से चंद्रमा का हम एक ही भाग देख सकते हैं क्योंकि इसका परिक्रमण और घूर्णन काल लगभग एक बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? बुध, चांद, पृथ्वी या वरुण? तो इसका जो सही जवाब है यह है चांद। चांद को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। और चांद का अगर हम पूछा जाए कि चांद का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो हम चांद का अध्ययन सिलेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आपको बता दें, चांद पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति है वो गाडविन ऑस्ट्रिन है, यानी एडविन एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है, और इसने 21 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था, एडविन एल्ड्रिन। और दूसरा आपसे पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष कौन है? तो यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष है, और इसने 1961 को अंतरिक्ष में कदम रखा था। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला पूछा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो लाइका जो है ये एक कुत्ते का नाम है, और यह 1961 यानी 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर है। लाइका क्या है? लाइका एक कुत्ते का नाम है, एक डॉग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुनगुन चांद पर जाने की तैयारी में है, उसका भार 54 किलो है, वह सोचती है कि चांद पर उसका भार कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 9 किलो होगा। अगर वह 54 किलो की है तो चांद पर उसका भार 9 किलो का होगा। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है, नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि वह जियान को इतनी जोर से ऊपर फेंके कि जियान वापस पृथ्वी पर लौट कर ना आए। डोरेमोन जियान को कितनी गति प्रति वेग से फेंके ताकि वह वापस ना आए? तो इसका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से यदि वह जियान को ऊपर फेंकता है डोरेमोन, तो वह वापस लौट कर नहीं आएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग होता है मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों के लिए, मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए भी और दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए भी, दोनों के लिए ही कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आकार भूभाग है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 23 डिग्री सेल्सियस है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है, दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप वृत्त कहते हैं, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य की ओर जाना है, तो आपको बता दें इसमें जो असत्य है, एक मिनट, वो है पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, पृथ्वी के परिक्रमण काल दिन और रात बराबर होते हैं, और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 15.2 किलोमीटर
की दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 21 जून को होता है, 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म अन्यांत, शीत अन्यांत, विषु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें 21 जून को ग्रीष्म अन्यांत होता है। अगर शीत अन्यांत पूछा जाए तो 22 दिसंबर को होता है, और विषु जो है वो 22 मार्च और 23 सितंबर को विषु होता है। तो इसका सही जवाब है 21 जून को ग्रीष्म अन्यांत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबी रात होती है और इसे ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विषु वाले दिन। विषु वाले दिन क्या होता है? रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, दिन लंबा होता है और रात भी लंबी होती है, या दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको बता दें जो विषु वाला दिन होता है उसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लेकिन अगर वहीं आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि दिन लंबा और रात छोटी क्या होती है, तो 22 दिसंबर यानी शीत अन्यांत को दिन लंबा और रात छोटी होती है। वहीं आपसे पूछा जाए दिन लंबा और रात भी लंबी, तो 21 जून यानी ग्रीष्म अन्यांत को दिन लंबा और रात भी लंबी, दोनों लंबे होते हैं। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो विषु वाले दिन दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? ध्रुवों पर, विषुवत पर, कर्क पर या मकर पर? तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप है विषु, मानचित्र, ग्लोब या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ग्लोब पर पूरे पृथ्वी को दिखाया जाता है, तो ग्लोब को ही पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 1111 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब है 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। अगला यहाँ पर आपको उचित मिलान करना है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तो जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मकर रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिण है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। दक्षिण में कौन सी है? मकर रेखा। दोनों 23.5 डिग्री है, कर्क और मकर दोनों 23.5 डिग्री है, लेकिन दक्षिण में मकर रेखा और उत्तर में कर्क रेखा, और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अगर रूस के लोग सीधे खड़े होंगे तो उनके सापेक्ष किस देश के लोग उल्टे खड़े होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे उल्टे में है, इसलिए रूस के लोग सीधे खड़े होंगे तो उसके सापेक्ष जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होंगे वो उल्टा दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है प्रमुख यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन, पेरिस, दिल्ली या न्यूयॉर्क? तो इसका सही जवाब है लंदन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है वह लंदन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब है 1 मिनट 28 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। अगला है पृथ्वी के किस परत में निफे पाया जाता है? जो पृथ्वी का क्रोड़ वाला परत होता है उसमें निफे पाया जाता है, इसमें लोहा और निकेल भी पाया जाता है। अगर आपसे बात किया जाए प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी को सीएल के नाम से जाना जाता है, और इसमें सिलिका एवं एल्यूमिना पाया जाता है। वहीं मेंटल में सिलिकेट, और जो सिलिकेट चट्टानें जो होती हैं सिलिकेट चट्टानों से मिलकर मेंटल बना होता है। तो इसका जो सही जवाब है पृथ्वी के किस परत में निफे पाया जाता है? ऑप्शन ए क्रोड़ में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस परत में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं। अगला है किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या ये सभी? तो इसका सही जवाब है अवसादी। अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पर आपको मिलान करना है चट्टानें और उनके कायांतरित रूप से कि कौन सी चट्टानें कायांतरित होकर क्या बनती हैं। तो आपको बता दें जो शेल है यह एकदम बिल्कुल सही मिलान है कि सेल स्लेट बनती है, चूना पत्थर संगमरमर बनाता है, ग्रेनाइट नीस बनाता है और बलुआ पत्थर क्वार्टर साइड बनाता है। तो यह बिल्कुल सही मिलान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानचित्र का समूह कहलाता है एटलस, ग्लोब, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष? तो इसका सही जवाब है एटलस। मानचित्र का जो समूह है वह एटलस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिन मानचित्रों में के द्वारा कुछ विशेष जानकारियां मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्रों के द्वारा विशेष जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न मानचित्र का घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक या सभी? तो आपको पता है कि मानचित्र में दूरी, दिशा और प्रतीक तीनों को ही दर्शाया जाता है, तो यह तीनों ही मानचित्र के घटक हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है मानचित्र पर तीर के निशान के साथ कौन सी दिशा दर्शाई जाती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो इसका सही जवाब है उत्तर दिशा। मानचित्र में तीर के साथ उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पर दिया है सबसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। यह बिल्कुल सही बात है कि जो बड़े पैमाने का मानचित्र होगा वो छोटे पैमाने के मानचित्र से अधिक जानकारी देगा, तो यह बिल्कुल सही बात है। अगला है मानचित्र पर उत्तर दिशा के बाईं तरफ पूर्व दिशा दिखाई होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। यह गलत है, मानचित्र पर उत्तर दिशा के बाईं तरफ पूर्व दिशा नहीं होती है, यह गलत है। अगला दिया है यह छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है। अगला है जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।